गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज का हमारा जो ये सेशन है इसमें हम लोग करने वाले हैं सचिन सर का सीडीपी का जो बुक है दोस्तों, उसका हम अभी तक में 9 चैप्टर कर चुके हैं और ये हमारा 10वां चैप्टर है दोस्तों। जेंडर लिंग से संबंधित जितने सारे प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं टीचिंग एग्जामिनेशन में दोस्तों, सारे एग्जाम का संकलन एक जगह किया गया है, जिसको कि दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे हर एक एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया जाता है और सेट डिस्कशन करवाते हैं दोस्तों। और देखिए ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये सचिन सर का सीटेट के बुक से क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, उसी का बुक का डिस्कशन करवा रहे हैं। अगर यह आप लोग मेरे साथ पूरा करते हैं तो ये 30 में 30 मार्क आप लोग लेकर आ सकते हैं दोस्तों अपने एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों जेंडर लिंग का। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है दोस्तों? योग्यता के अभाव को ठहरा रहा है, योग्यता के अभाव को ठहरा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो जेंडर रूढ़िवादिता कहलाते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाते हैं। विभिन्न जेंडर व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण तो दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता कहलाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन इसका बोल रहा है दोस्तों, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण है दोस्तों इसका, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, दोनों ऑप्शन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। बच्चों को बाल्यावस्था चाइल्डहुड से यह दिखाया और सिखाया जाता है कि उनके लिए क्या उपयुक्त है, लड़कियों के लिए क्या सही है और लड़कों के लिए क्या सही है। तो बच्चों उसी के अनुरूप अकॉर्डिंगली आगे चलकर भी बिहेव करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा दोस्तों? यह जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा दोस्तों। यह बात कि यह कार्य लड़कों की तरह मत करो या लड़कियों की तरह मत करो सीधे सीधे जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। और 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे वो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जिससे जेंडर समता को बढ़ावा मिलेंगे, जेंडर समता को, जेंडर इक्विटी को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, शिक्षकों को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें किसी जेंडर के लिए कुछ विशेष कथन ना हो, उनको सामान्य लेकर चलना चाहिए दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएंगी दोस्तों। देखिए गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार का अर्थ है कि वह बच्ची अपने पिता को किचन का कार्य और माता को बाहर आने जाने का कार्य करते हुए देखती है। यह व्यवहार पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं से अलग है, इसीलिए वह बच्ची पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, जिसके अंतर्गत लड़कियां किचन का कार्य करती है और लड़के घर से बाहर का कार्य करते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और तर्क है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कथन पढ़िए पहले। देखिए शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। और तर्क है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है दोस्तों इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या भी करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता
और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है दोस्तों? तो कौन सी प्रभावी युक्ति है? तो जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। देखिए, बच्चों को जेंडर संबंधी रूढ़िवादिता और भूमिकाओं के बारे में जागरूक करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों से इस विषय पर खुलकर चर्चा डिस्कशन करें। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले को लड़कों से जोड़कर देखना क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है दोस्तों। देखिए, रंगों को लेकर भी हमारे समाज में बहुत सी रूढ़िवादिताएं, स्टीरियोटाइपिंग है। जैसे गुलाबी रंग, पिंक कलर के जिक्र पर हमेशा लड़कियों की बात की जाती है और लड़कों को नीले ब्लू कलर के साथ संबद्ध किया जाता है। यह सब समाज के लोगों द्वारा बनाई गई व्यक्तिगत धारणाएं, इंडिविजुअल थॉट्स हैं। जेंडर सशक्तता। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10 नंबर हम लोग का। देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? तो कौन सा प्रभावशाली है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 11 नंबर में बोल रहा है कथन है और तर्क है। तो कथन ए में बोल रहा है, माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क है दोस्तों इसका, लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। दोस्तों यही दोनों गलत है, दोनों ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। देखिए, जितनी आवश्यकता नीड लड़कों को गणित और विज्ञान विषय को पढ़ने की है, उतनी ही भाषा को पढ़ने की भी है। आवश्यकता होती है बच्चे की रुचि, इंटरेस्ट को जानने की, ना कि उसको लिंग, जेंडर के आधार पर अंतर डिफरेंस करने की। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। सभी जेंडर में स्वायत्तता व सहानुभूति के गुण विकसित करना। सभी जेंडर में स्वायत्तता व सहानुभूति के गुण विकसित करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। सभी जेंडर में स्वायत्तता व सहानुभूति के गुण विकसित करना। देखिए, लड़के लड़कियों दोनों को इस योग्य क्वालिफाइड बनाया जाए जिससे वे अपने फैसले, डिसीजन स्वयं ले सकें और उनमें समानता, इक्वलिटी की भावना को विकसित, डेवलप किया जाए। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष ताकतवर, निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमजोर, दब्बू, सहनशील होती है और केवल घरेलू काम ही कर सकती है। किसका उदाहरण दोस्तों? तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती है, किसका उदाहरण दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? तो जेंडर रूढ़िवादिता को दोस्तों बढ़ावा मिलेगा। जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अक्सर ये सोच, थॉट समाज के लोगों में देखने को मिलती है कि लड़के गणित और विज्ञान जैसे विषय को पढ़ते हैं और लड़कियां गृह विज्ञान जैसे विषय को। इस सोच को जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है। और 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब जेंडर एक सामाजिक रचना है। इसका मतलब जेंडर एक दोस्तों सामाजिक रचना है। देखिए, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब है एक सामाजिक रचना है जेंडर। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोले कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है? तो जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है दोस्तों। देखिए, जेंडर पूर्वाग्रह का अर्थ है जो धारणाएं लिंग को लेकर पहले से चली आ रही है
20 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन। किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती है। तर्क है दोस्तों, मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। मीडिया समाजीकरण की एक प्राथमिक शक्तिशाली संस्था है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों, दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, मीडिया के द्वारा किसी भी संदेश को बहुत आसानी, इजीली से और प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए जेंडर भूमिकाओं को बताने के लिए और रूढ़िवादियों को दूर करने के लिए मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती है। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? तो जेंडर रूढ़िबद्धता की ओर इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है दोस्तों? तो लिंग रूढ़िबद्धता। देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। वो प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है दोस्तों? तो जेंडर पक्षपात का दोस्तों ये है, जेंडर पक्षपात का प्रस्तुति है। 24 नंबर में दोस्तों, जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। इसमें है दोस्तों, जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है। जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है दोस्तों। देखिए, लिंग सेक्स का निर्धारण जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से होता है, जबकि जेंडर एक सामाजिक संरचना सोशल कंस्ट्रक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है दोस्तों? तो जेंडर रूढ़िवादिता पर आधारित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? तो जेंडर पूर्वाग्रहों का उदाहरण है दोस्तों। देखिए, 27 में लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? तो 4 वर्ष में आ जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्यार्थी में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? 1 नंबर ऑप्शन सही है, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं दोस्तों। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जाएं, जैसे हमारे विद्यालय की छात्रा अभी कुछ समय पहले ही एक वैज्ञानिक बनी है और हमारे विद्यालय का एक छात्र अंकित बहुत बड़ा शेफ है। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, बोल रहा, आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते हैं। उनका यह कथन क्या है दोस्तों? तो लैंगिक रूढ़िवादिता है दोस्तों। अगला है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जो उन रूढ़िवादिताओं को चुनौती दे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेंडर डैश। देखिए, जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। यही ऑप्शन सही है दोस्तों। 32 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 सही है, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती है। 33 में है दोस्तों, लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में। यह कथन क्या दर्शाता है दोस्तों? देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है यह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को, एक में है दोस्तों, जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है दोस्तों। 35 में है, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। क्या है दोस्तों? जेंडर भेदभाव का उदाहरण है। जेंडर
भेदभाव का उदाहरण है। 36वां क्वेश्चन है, वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में दोस्तों कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। देखिए, यदि बच्चों के माता पिता उनके सामने सही उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे भी उसी प्रकार अपनी सोच को विकसित डेवलप कर पाएंगे। कोई किसी विशेष कार्य को करने के लिए पहले से बनकर नहीं आया है, यह बात बच्चों को समझाना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर की एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से 4 नंबर ऑप्शन सही है, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती मिले। शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती मिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शिशुआवस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क है दोस्तों, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, दोनों ऑप्शन सही है और सही व्याख्या दोस्तों यह नहीं कर रहा। देखिए क्या बोल रहा है, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शिशुआवस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। और तर्क है इसका, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह डैश का उदाहरण, किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है दोस्तों। 42 में है दोस्तों, जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? देखिए दोस्तों, जेंडर स्कीमा सिद्धांत बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं इसका व्याख्या करता है। देखिए, जेंडर स्कीमा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे जेंडर भूमिकाओं को कैसे सीखते हैं, किस प्रकार बचपन चाइल्डहुड से ही उन्हें इन भूमिकाओं के बारे में बताया और सिखाया जाता है कि लड़कियां यह करती हैं और लड़के यह करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण है दोस्तों। अभिकथन में है, गैर अनुरूपवादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। और कारण है दोस्तों, जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ये तो सही है मगर ऑप्शन बी दोस्तों गलत है। देखिए, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, हमेशा याद रखिए, जबकि लिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस की देन है दोस्तों। लिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस की देन है। लिंग मतलब सेक्स दोस्तों, जेंडर तो जेंडर ही होता है दोस्तों। 44वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए दोस्तों? देखिए, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना चाहिए। 46 में दोस्तों, एक सह शैक्षिक कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित करेगा दोस्तों? तो कौन सा नहीं करना चाहिए दोस्तों?
तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। वह एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना, यह दोस्तों नहीं करना चाहिए। 47 में दोस्तों देखिए, एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन सही है, जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है दोस्तों? जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, जेंडर पक्षपात का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? किसका प्रयोग टालना चाहिए दोस्तों? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। लड़कियां कला में अच्छी होती है और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना, दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाएं डैश है, क्या है दोस्तों? अधिग्रहित व्यवहार है। जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार हैं। देखिए, जेंडर भूमिका जेंडर रोल्स को हम अपने समाज से ग्रहण एक्वायर करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। 52 में दोस्तों, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियां को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है दोस्तों? जेंडर पक्षपात दर्शाती है दोस्तों। 53 में दोस्तों, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है दोस्तों। 54 में है कथन और तर्क है दोस्तों। कथन है, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क है दोस्तों, लड़कियों में गणित को समझाने की अनुवांशिक क्षमता नहीं होती। दोस्तों ये देखिए, दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए, गणित को लेकर यह बहुत धारणाएं एजम्पशन है कि लड़कियां गणित में कमजोर वीक होती है, जो कि सरासर गलत, टोटली रॉन्ग है। किसी विशेष विषय में लड़के या लड़कियां दोनों ही कमजोर वीक और अच्छे गुड हो सकते हैं। 55 में दोस्तों, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है दोस्तों। यही जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। और देखिए, दो तर्क में है, लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। गलत है दोस्तों, दोनों ऑप्शन गलत है। 57 में है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है दोस्तों? तो जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगला है दोस्तों, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है दोस्तों? तो जेंडर रूढ़िवादिता सूचित करता है। 59 में दोस्तों, व्यवसाय के संप्रदाय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन का अर्थ है, फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ है कि सभी कार्य में लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। यह दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लिंग जेंडर। लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए
प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है दोस्तों। देखिए क्या था, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, गलत है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62 नंबर में, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 सही है। इससे जेंडर रूढ़िबद्धता चिन्हित होता है, जेंडर रूढ़िबद्धता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। यह आज हमारा दोस्तों जेंडर का टॉपिक खत्म हुआ। जो अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखें, पिछले वाले वीडियो दोस्तों, वो जाके वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आसानी से सर्च मार के देख सकते हैं, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।